हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एलएचबी कोच के बारे में। पूरा डिटेल बताएंगे। कोच, बोगी, जो भी एलडीसी एग्जाम है, जीडीसी एग्जाम है, जेई के लिए है या फिर एडब्ल्यूएम के लिए, ऑफिसर रैंक के लिए, सारे में टेक्निकल क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज हम बात करेंगे एलएचबी कोच से रिलेटेड सारी डेटा के बारे में। तो एलएचबी एलएचबी का फुल फॉर्म होता है लिंकी हॉफमैन बुश। ठीक है, लिंकी हॉफमैन बुश। इसके बाद आता है फिएट। इसका जो बोगी यूज होता है इसमें फिएट होता है। और फिएट का फुल फॉर्म होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, FIAT फिएट। फिएट भी पूछा जाता है, याद कर लीजिए। फेब्रिका इटालियना ऑटोमोबाइल टोरिनो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एलएचबी का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, लिंकी हॉफमैन बुश। और फिएट का फुल फॉर्म भी पूछता है, फेब्रिका इटालियना ऑटोमोबाइल टोरिनो। तो इसको याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। अब बोलता है एलएचबी कोच है, ये मान लीजिए एलएचबी की कोच है, एलएचबी कोच, और इसका हो गया ये बोगी, और ये हो गया रेल लाइन। ठीक है, तो एक कोच में दो बोगी लगा रहता है, इसको बोलते हैं बोगी। और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कार बॉडी या कोच। और ये हो गया रेल का पटरी, रेल पटरी हो गई। ठीक है, इस तरह से स्लीपर लगे रहते हैं इसमें। तो आज समझेंगे एलएचबी। पहला है कि लेंथ ओवर बॉडी। एलएचबी कोच का लेंथ ओवर बॉडी कितना होगा। लेंथ ओवर बॉडी मीन्स सिर्फ बॉडी का लेंथ पूछ रहा है, तो हो जाएगा 23,540 mm। 23,540 mm। इसमें लगा रहता है सीबीसी कपलिंग। क्या लगा रहता है? सीबीसी कपलिंग, ताकि एक कोच दूसरे कोच से जुड़ता है। सीबीसी कपलिंग के माध्यम से ही एक कोच दूसरे कोच से कनेक्ट रहता है, और इसी का नाम है सीबीसी। सीबीसी इसको बोलते हैं सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर जो यूज होता है एच टाइप का होता है, एच टाइप लॉ कपलर होता है। और इसका हॉलिंग कैपेसिटी होता है 9000 टन, यानी 9000 टन खींचने की क्षमता होता है इसका। तो ये हो गया सीबीसी कपलिंग। और इसका इस कोच का लेंथ हो गया हमारा 23,540। लेकिन जब पूछेगा विथ सीबीसी तो लेंथ बढ़ जाएगा, विथ सीबीसी तो लेंथ थोड़ा सा ये बढ़ जाता है। विथ सीबीसी के साथ पूछेगा तो लेंथ बढ़ जाता है, और वो हो जाता है कितना? 24,000 mm। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लेंथ ओवर बॉडी विथ सीबीसी। तो सीबीसी के साथ रहेगा तो 24,000 mm हो जाएगा, और विदाउट सीबीसी रहेगा तो 23,540 mm होगा, 23,540 mm। और आईसीएफ का भी बता देते हैं। सिर्फ बॉडी की बात करेंगे तो आईसीएफ कोच का जो लंबाई होगा वो होगा 21,337 mm। और इसमें स्क्रू कपलिंग बफर प्लंजर लगा रहता है, इसमें बफर प्लंजर। तो बफर प्लंजर के साथ जब लेंथ पूछेगा तो लंबाई बढ़ जाता है, तो वो लंबाई हो जाएगा 22,297 mm। तो ये हो गया आईसीएफ के लिए। आईसीएफ कोच ब्लू रंग वाला कोच होता है, उसका होता है। अभी हम सिर्फ एलएचबी का बात करेंगे, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि आईसीएफ कोच से एलएचबी कोच लंबा होता है, करीब 2.2 मीटर ज्यादा लंबा होता है एलएचबी कोच। एलएचबी कोच ग्रेटर देन आईसीएफ कोच 2.2 मीटर। आप घटा के देख सकते हैं, लगभग यही आएगा। तो 2.2 मीटर लंबा होता है एलएचबी कोच, इसीलिए उसमें सामान रखने की जगह भी ज्यादा होता है। और जो सीट होता है, स्लीपर यान हो या जो चेयर कार हो, उसमें
स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगेज ज़्यादा उसमें रख सकते हैं LHV कोच में। इसकी चौड़ाई की बात करें, आपको कल बताए थे, चौड़ाई इसका होता है 3245 mm, 3240 mm, सॉरी 3240 mm, ये होता है 3240 mm LHV का चौड़ाई। LHV कोच का चौड़ाई, इसका जो चौड़ाई होगा वो होगा 3240 mm। और ICF का जो कोच का चौड़ाई होता है वो होता है 3245 mm। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका चौड़ाई जो होगा, ICF का चौड़ाई होगा 3245 mm। ये 5 mm थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा होता है ICF कोच, लेकिन LHV कोच जो होता है 3240 mm का चौड़ाई होता है, तो 5 mm का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद है हाइट ओवर रूफ LHV का जो हाइट होता है, मतलब रेल लेवल से हाइट, LHV कोच का हाइट जो होगा, LHV ये हमारा रेल लेवल है, रेल लेवल से जो पूरा इसका हाइट होगा, रेल लेवल से हाइट, रेल लेवल टू टॉप रूफ हाइट कितना होगा इसका, सॉरी इसका हाइट होगा आपका 4039 mm, 4039 mm होगा इसका हाइट। किसका? LHV का 4039 mm, ठीक है। और इसका हाइट होता है 4025 mm, ठीक है। उसके बाद LHV में एक थर्ड AC आता है, तो थर्ड AC का हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है। थर्ड AC का हाइट होता है 4250 mm, याद रखिए, थर्ड AC का हाइट होता है 4250 mm, ठीक है। 4039 mm इसका हाइट हो गया LHV का, लेकिन LHV में थर्ड AC जो आएगा, थर्ड AC का हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है, वो होता है 4250 mm। इसके बाद बोल रहा है कि हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्रॉम रेल लेवल। अब हाइट ऑफ कंपार्टमेंट क्या, जहां से हम लोग कंपार्टमेंट में इन करते हैं, LHV कोच के अंदर जिस कंपार्टमेंट में इन करते हैं, वो रेल लेवल से हाइट होता है वो 1320 mm होता है, ठीक है। कितना होता है? 1320 mm रेल कंपार्टमेंट का हाइट, मतलब रेल लेवल से जिसमें हम घुसते हैं, जहां बैठते हैं, मान लीजिए ये सीट है हमारा, तो सीट इसमें जब हम घुसते हैं, गेट है, गेट में जब प्रवेश करते हैं, जिस कंपार्टमेंट का हाइट रेल लेवल से कंपार्टमेंट का हाइट जो होता है 1320 mm होता है LHV कोच का। उसके बोला मिनिमम हाइट ऑफ कोच बोगी, अगर कोच बोगी है, ये बोगी है हमारा, ये LHV कोच का बोगी है, इस बोगी का कौन सा पार्ट जो रेल लेवल से मिनिमम हाइट पे रहता है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम कितना हाइट होना चाहिए बोगी का। और इसे चक्का तो ऑलरेडी इसके ऊपर रहता है, ऑलरेडी रेलवे ट्रैक पर रहता है, चक्का का नहीं गिना जाता। तो रेल व्हील के अलावा, रेल चक्का के अलावा जो मिनिमम कोई भी कंपोनेंट है, उसका मिनिमम हाइट रेल लेवल से कितना होना चाहिए, तो LHV केस में 102 mm, याद रखिएगा। इससे नीचे किसी भी बोगी कंपोनेंट, बोगी पार्ट नीचे रेल लेवल से नीचे नहीं हो सकता, यानी मिनिमम जब पूछा जाएगा तो 102 mm, ठीक है। इसके बाद है हाइट ऑफ CBC हाइट, ये CBC बताए थे, ये रेल लेवल से CBC का हाइट, रेल लेवल से CBC का हाइट, CBC हाइट, इसको लिखिए CBC, सेंटर बफर कपलर बताए थे। CBC हाइट जो होगा इम्पटी कंडीशन में 1105 mm होता है, और बॉक्सअप में 1090 mm रहता है इम्पटी कंडीशन में, मिनिमम इम्पटी कंडीशन में। जब लोडेड कंडीशन आएगा तो 1030 mm हाइट होना चाहिए, यानी रेल लेवल है, रेल का पटरी से सेंटर बफर कपलर का हाइट, सेंटर हाइट जब हम मेजर करते हैं तो 1105 mm होता है, और 1090 मिनिमम होता है, और प्रोडक्शन यूनिट में 1095 तक ही अलाउड है। प्रोडक्शन यूनिट में 1095 तक ही अलाउड है, जबकि हमारे वर्कशॉप में 1090 तक अलाउड है। और मिनिमम लोडेड कंडीशन, जब इसके ऊपर सवारी बैठ जाएगा, इसके ऊपर जब सवारी बैठ जाएगा तो इसका वेट बढ़ जाएगा, तो उस केस में मिनिमम 1030 तक अलाउड है सेंटर बफर कपलर का हाइट, यानी रेल लेवल से सेंटर बफर कपलर का हाइट 1030 mm होगा जब इसके ऊपर आदमी बैठ जाएगा, लगेज के साथ जो भी है।
इसके बाद पूछ रहा है मैक्सिमम ड्रॉप वेरिएशन इन सीबीसी हाइट। सीबीसी हाइट जो है मैक्सिमम ड्रॉप कितना एमएम होगा, मैंने गिरेगा तो याद रखिए 75 एमएम। ड्रॉप कितना होगा सीबीसी, सीबीसी ड्रॉप कितना होगा 75 एमएम। सीबीसी ड्रॉप कितना होगा 75 एमएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारा डेटा डायरेक्ट आपको एलडीसी एग्जाम हो, जीडीसी एग्जाम हो या एडब्ल्यूएम का एग्जाम हो, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसको याद कर लीजिए और मेरे वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद है आपका हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी। हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी जो होता है प्लस माइनस 110 एमएम होता है। हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज, ठीक है। इसके बाद होता है वर्टिकल गैदरिंग रेंज, वो होता है प्लस माइनस 90 एमएम, याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज। हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज हो जाएगा प्लस माइनस 110 एमएम इस सेंटर बफर कपलर का, और वर्टिकल गैदरिंग रेंज होगा प्लस माइनस 90 एमएम। इसके बाद पूछता है कंप्रेसिव स्ट्रोक ऑफ सीबीसी। कंप्रेसिव स्ट्रोक जो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रोक ये सीबीसी मान लीजिए है जुटा हुआ रहता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रोक जो होगा, कंप्रेसिव स्ट्रोक एक होता है टेंसाइल स्ट्रोक। तो कंप्रेसिव स्ट्रोक, कंप्रेसिव स्ट्रोक जो होगा आपको 80 एमएम का होगा, ठीक है। एक होता है टेंसाइल स्ट्रोक, टेंसाइल स्ट्रोक होगा 58 एमएम का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछता है सीबीसी का सेंटर बफर कपलर का कंप्रेसिव स्ट्रोक होता है 80 एमएम, जबकि टेंसाइल स्ट्रोक होता है 58 एमएम। और ये 4 क्वेश्चन लगातार यहाँ से, एक हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज प्लस माइनस 110 एमएम, वर्टिकल गैदरिंग रेंज प्लस माइनस 90 एमएम। ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में। इसके बाद पूछ रहा है हाइट ऑफ सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस। सपोर्टिंग डिवाइस कहाँ लगाते हैं, सेंटर बफर कपलर है, सेंटर बफर कपलर के नीचे में लगा रहता है सपोर्टिंग डिवाइस। सेंटर बफर कपलर यहाँ मान लीजिए लगा हुआ है, तो नीचे में रहता है सपोर्टिंग डिवाइस। इसको लिखते हैं सपोर्टिंग डिवाइस, ठीक है। सेंटर बफर कपलर के नीचे लगा रहता है। सपोर्टिंग डिवाइस में आपको इस टाइप से मिल जाएगा, इसमें 4 गो स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है। 4 कितना स्प्रिंग रहता है, 4 स्प्रिंग। और सपोर्टिंग डिवाइस का जो हाइट होता है 187.5 mm होता है, याद रखिए। सपोर्टिंग डिवाइस का जो हाइट है 187.5 mm होता है। इसमें 4 गो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। एक पर स्प्रिंग का हाइट जो होता है, फ्री हाइट 170 mm होता है, ठीक है। इसके ऊपर 236 kg का लोड दिया जाता है और वो कंप्रेस होकर 123 mm तक रहना चाहिए। अगर इससे कम आएगा तो इस स्प्रिंग को फेल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको स्प्रिंग को फेल कर दिया जाएगा। या फिर कंडीशन बेस पे मान लीजिए इस स्प्रिंग का स्टिफनेस घट गया होगा तब फिर घट सकता है, या फिर इसमें कोरोजन लग गया हो, या फिर डेंट मार्क पिट मार्क हो, इसके कारण भी ये इसको हटा दिया जाता है। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं इस स्प्रिंग का तो 236 kg का लोड देते हैं, 236 kg का लोड देते हैं और 123 mm कंप्रेस होकर होना चाहिए। फ्री हाइट 170 mm होता है इस स्प्रिंग का, सपोर्टिंग डिवाइस स्प्रिंग का। तो इस तरह से इसका टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद कलर करके फिर से गाड़ी में लगा दिया जाता है। इसके बाद है स्टैंडर्ड साइज ऑफ बेयरिंग पीस ऑफ ऑपरेटिंग हैंडल। ऑपरेटिंग हैंडल देखे होंगे सीबी जो एलएचबी कोच होता है, सबसे पीछे में आप देखो कि हैंडल मैनुअल हैंडल रहता है। उस सेंटर बफर कपलर को लॉकिंग अनलॉकिंग करने के लिए वो हैंडल रहता है। तो उसका साइज होता है 17.5 mm इंटू 17.5 mm, याद रखिए। ये भी पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ बेयरिंग पीस ऑफ ऑपरेटिंग हैंडल। बेयरिंग पीस ऑपरेटिंग हैंडल का बेयरिंग पीस का साइज कितना होता है 17.5 mm इंटू 17.5 mm। इसके बाद पूछ रहा साइज ऑफ एंटी रोटेशन लग। एंटी रोटेशन लग ये भी पूछता है 210 इंटू 16x16। एंटी रोटेशन लग का ये साइज याद रखिएगा, 210x16x16 mm, ठीक है। याद रखिए एंटी रोटेशन लग इसको बोलता है एनटी,
एंटी रोटेशन LUG लग, एंटी रोटेशन लग 210 गुने 16 गुने 16, ठीक है। और ये जो बेयरिंग पीस रहा स्टैंडर्ड पूछ रहा 17.5 गुने 17.5, ठीक है। इसके बाद है CBC यूज्ड इन LHB। अभी बताए थे CBC कपलर जो यूज होता है सेंटर वेफर कपलर, वो किस H टाइप कपलर यूज होता है, इसका हॉलिंग कैपेसिटी 9000 टन होता है, ठीक है। अब वो फीबा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फीबा। फीबा का मतलब क्या था, सबसे पहले समझिए फीबा होता क्या है। फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। क्या होता है फीबा? फीबा इज कॉल्ड फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। और फीबा कब एक्टिवेट होता है? जब एयर स्प्रिंग डैमेज हो, एयर स्प्रिंग डैमेज हो तो फीबा। सबसे पहले लिखिए FI फीबा, ठीक है। इसको हो गया फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है। क्या होगा फीबा, ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर स्प्रिंग में थोड़ा सा भी लीकेज रहेगा, जिसमें 1.5 kg प्रेशर निकल जाए, इतना टाइप के लीकेज होना चाहिए, तो ये क्या करता है, तुरंत सेंस कर लेता है और ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है गाड़ी में, यानी कोच में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। फीबा मतलब हो गया स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग बोगी में फीबा लगा रहता है, और एयर स्प्रिंग में जैसे ही लीकेज होता है इसको सेंस कर लेता है और ये ब्रेक ऑटोमेटिक लगा देता है। ब्रेक तब लगेगा जब ब्रेक पाइप प्रेशर घट जाएगा, ब्रेक पाइप प्रेशर घटने से वो ब्रेक लग जाता है। यानी फीबा में एक्टिवेट होने के बाद फीबा में एक 8 mm का चौक होता है फीबा के अंदर, ठीक है। फीबा में 8 mm का चौक होता है और वो उसके थ्रू एयर बाहर निकल जाता है, ब्रेक पाइप का प्रेशर घट जाता है 8 mm के चौक थ्रू निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, ब्रेक ऑटोमेटिक ट्रेन में लग जाता है। अब पूछ रहा है स्पीड ऑफ LHB कोच। LHB कोच जो होता है, LHB कोच का स्पीड बता रहा है, तो स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर, ये फॉर नॉन AC, 160 किलोमीटर पर आवर फॉर AC। और अब अपग्रेड कहां तक कर सकते हैं, अपग्रेड कहां तक कर सकते हैं, 200 किलोमीटर पर आवर। और टेस्टेड स्पीड होता है 180 किलोमीटर पर आवर। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो LHB कोच का स्पीड देखिए, 130 किलोमीटर पर आवर नॉन AC के लिए है, 160 किलोमीटर पर आवर AC के लिए है, अपर वेरिएबल 200 किलोमीटर पर आवर तक है, और टेस्टेड स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसके बाद है राइडिंग इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। राइडिंग इंडेक्स LHB का 2.5 होता है, 2.5 एट 160 किलोमीटर पर आवर। 2.75 से ज्यादा ये नहीं होगा, ठीक है। 2.5 होता है 160 किलोमीटर पर आवर, और 2.75 से ज्यादा नहीं होगा। और ICF का राइडिंग इंडेक्स, ICF का राइडिंग इंडेक्स होता है 3.5। LHB का 2.5 है, ICF का 3.5। और बागन का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, बागन का राइडिंग इंडेक्स 4.5 होता है, याद रखिए। ये तीनों क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। LHB का राइडिंग इंडेक्स 2.5, ICF का राइडिंग इंडेक्स 3.5, बागन का राइडिंग इंडेक्स 4.5, ठीक है। इसके बाद बेयरिंग यूज इन LHB में जो बेयरिंग यूज होता है, बेयरिंग BEIRING, बेयरिंग, कौन सा बेयरिंग यूज होता है, CTRB फुल क्या होता है, कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग, याद रखिए, कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग। और इसका मेंटेनेंस 1.2 मिलियन किलोमीटर के बाद होता है, ठीक है। 1.2 मिलियन किलोमीटर के बाद इसका क्या होता है, मेंटेनेंस होता है रोलर CTRB का। तो बहुत ही बढ़िया है। अभी जितना भी LHB कोच है, ICF कोच में, सब में CTRB ही यूज हो रहा है।
पहले जो आईसीएफ कोच था, सब में आईसीएफ में क्या यूज होता था, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ठीक है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग में क्या होता है, इसमें ड्रम टाइप का 14 को एक साइड में 14 को एक साइड में, यानी टोटल 28 को डम्बल टाइप का लगा रहता है, रोलर रहता है, रोलर। ठीक है, कितना रहता है, 28 नंबर रोलर रहता है। इसी के ऊपर ये स्फेरिकल रोलर बेयरिंग रहता है, इसी के ऊपर वो आईसीएफ गाड़ी चलती है। लेकिन अभी क्या है, एलएचबी में सीटीआरबी का यूज होता है, बागन में भी सीटीआरबी यूज होता है, कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग, इसको याद रखिए। इसके बाद होता है अलाउड टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग। अब बेयरिंग का अलाउड टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस अलाउड टेम्परेचर। 120 डिग्री पे टेपर हो जाएगा, 120 डिग्री पे टेपर हो जाएगा। अलाउड कितना तक, 80 तक ही अलाउड है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर पिवोट 14,900। दो बोथ सेंटर पिवोट क्या है, कोच है, कोच में 2 बोगी है। अब 2 बोगी में यहाँ पे सेंटर पिवोट लगा होगा बोगी में, तो हो गया। अब ये 2 सेंटर पिवोट का डिस्टेंस कितना है, तो 14,900 mm। सेंटर पिवोट का डिस्टेंस पूछेगा तो हो जाएगा 14,900 mm, 14,900 mm। इसके बाद पूछ रहा बिल गेज। बिल गेज बताए थे, कल भी बताए थे वीडियो में। बिल गेज GAUG, बिल गेज कितना होता है, 1600 + 2 - 1 mm। स्टैंडर्ड पूछेगा तो 1600 mm, मैक्सिमम पूछेगा तो 1602 mm, मिनिमम पूछेगा तो 1599 mm। ये हो गया बिल गेज। इसके बाद होता है बिल बेस। बिल बेस क्या होगा, बिल बेस एक्सल का डिस्टेंस, एक्सल इस बोगी में 2 एक्सल लगा हुआ है, इस एक्सल का सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, 2560 mm। कितना होगा, 2560 mm। ये बोल रहा है बिल बेस, यहां पर लिख देते हैं बिल बेस। बिल बेस एलएचबी कितना होता है, 2560 mm। आईसीएफ का कितना होता है, 2896 mm। याद रखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और ये वीडियो पूरा देखिएगा, सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसके बाद देखिए बिल्ड आया ऑफ एलएचबी, नया में बिल्ड आया, जो बिल्ड आया होगा, बिल का जो डाया होगा नया में 915 mm होगा। लास्ट ऑफ इशू होगा 862 mm। नया बिल आया हो गया 915 mm, न्यू बिल आया। ठीक है, और कंडेम करेंगे 855 mm पे। आईसीएफ पे कितना होगा, नया बिल आया 915 mm का नया बिल आया, आईसीएफ की बात हो रहा है, 915 होगा, 837 mm होगा लास्ट ऑफ इशू, और 825 mm होगा कंडेम। ठीक है, इसका कंडेम था 855, लास्ट ऑफ इशू 862, 915। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आपको 855 नहीं मिलता है तो पुराने वाला में 845 mm था, लेकिन अभी नया इसको कर दिएगा 855 mm, कंडेम कर दिया जाएगा। एलएचबी चक्का, एलएचबी चक्का को। बिल फ्रेंच थिकनेस, एलएचबी का बिल फ्रेंच थिकनेस कितना होता है, एलएचबी का बिल फ्लेंज थिकनेस 26.5 mm। एलएचबी का होता है 26.5 mm। आईसीएफ का कितना होता है, आईसीएफ का 28.5 mm। एलएचबी का कितना है 26 mm, 26.5 mm एलएचबी का, आईसीएफ का 28.5 mm। ब्रेक डिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक डिस्क। अब देखिए पूरी तरह से डिटेल बताते जाएंगे, पूरी तरह से डिटेल पढ़ते जाइए, पूरा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब देखिए मान लीजिए ये बिल, ये एक्सल है और ये चक्का है, और बीच में यहाँ पर डिस्क रहता, ब्रेक डिस्क। ठीक है, और ब्रेक डिस्क में पूरा बता देते हैं, इसमें फिन रहता है, फिन टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, देख रहे हैं फिन टाइप का। ब्रेक क्लिपर लगा रहता है यहाँ पे, और इसी में ये मान लीजिए ब्रेक क्लिपर लगा हुआ है, इधर से पैड लगा हुआ है, इसी से ब्रेक लगाते हैं।
ठीक है, पैड हो गया, पैड हो गया। अब देखिए ब्रेक डिस्क, तो इसको बोलते हैं डिस्क। डिस्क हो गया, ये हो गया व्हील, व्हील हो गया, ये हो गया एक्सल। एक्सल का डायमीटर, इसका एक्सल डाया, एक्सल डाया होता है 170 प्लस 2 माइनस 0 mm LHB का, याद रखिएगा, ठीक है। 170 प्लस 2 माइनस 0 mm, ठीक है, एक्सल डाया। व्हील हो गया। अच्छे, इसका डिस्क, अब डिस्क है, एक एक्सल पे कितना डिस्क है, 1 एक्सल, 2 डिस्क, ठीक है। अगर एक एक्सल पे 2 डिस्क है, एक बोगी में 2 एक्सल लगाता तो एक बोगी में 1 बोगी में कितना हो जाएगा, 4 डिस्क हो जाएगा। 1 कोच में कितना हो जाएगा, 8 डिस्क हो जाएगा। ये तो डिस्क हो गया। अब पैड के बात बोले, देखिए 2 पैड, एक डिस्क पर 2 पैड लगा हुआ, 2 2 4 हो गया। अब यहाँ देखिए पैड लिख दीजिए, पैड कितना चाहिए, 4, एक एक्सल पे 4 पैड, एक बोगी में 8 पैड, एक कोच में 16 पैड, ठीक है। अब देखिए ये डिस्क है, ये डिस्क का भी तो डाया होगा कुछ, ये डाया होता है 640 mm, 640 mm का डाया होता है, यानी ब्रेक डिस्क डाया। ब्रेक डिस्क डाया कितना है, 640, और थिकनेस होता है 110 mm थिकनेस, ठीक है, थिकनेस। ब्रेक डिस्क थिकनेस, ब्रेक डिस्क थिकनेस हो गया 110 mm। कंडेम कितना पर करते हैं, 96 mm पर कंडेम करते हैं इसको, 96 mm पर, यानी एक साइड 7 mm किया जाएगा, एक साइड 6-7 mm किया, 14 mm किया जाएगा, तो इसको कंडेम कर देंगे। वही जब बात आएगा पैड का, देखिए ब्रेक पैड, ये हो गया ब्रेक पैड। पैड नया में आता है 35 mm का, नया में आता है 35 mm का, कंडेम करते हैं कितना पे, 7 mm पे कंडेम करते हैं, ठीक है। 35 mm का नया आता है, 7 mm पे कंडेम करते हैं ब्रेक पैड को। और जब ब्रेक डिस्क है वो 110 mm का आता है, नया में कंडेम करते हैं 96 mm पे। इसमें फिन लगा रहता है, इसमें सब में फिन रहता है। फिन लगाने के कारण इसको कूलिंग प्रोवाइड करता है, कूलिंग करता है, और वेट हल्का रहता है, ठीक है, लाइट वेट हल्का होता है, इसी को कूलिंग होते रहता है, गर्म हो जाता है, क्या इस टाइप से। ब्रेक डिस्क थिकनेस 110 mm नया में, और कंडेम करते हैं 96 mm पे, 7 mm वन साइड, 7 mm अदर साइड। इसके बाद है ब्रेक डिस्क डाया 640 mm, बताई दिए। इसके बाद है फिन गैप, क्यों दिया था, मिनिमम वेट के लिए और कूलिंग पर्पस के लिए, ठीक है। गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, अब देखिए ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में गैप, तो गैप लिख लीजिए, गैप GAP, गैप होता है 1 से लेकर 1.5 mm तक, याद रखिए। गैप कितना होता है, डिस्क और पैड, ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच का जो गैप होता है 1 से लेकर 1.5 mm तक रहता है, 1 से 1.5 mm तक रहता है। इसके बाद डायमीटर ऑफ एक्सल बताई दी आपको, 170 प्लस 2 माइनस 0 डायमीटर ऑफ एक्सल LHB का। और आईसीएफ का होता है 153 mm, आईसीएफ का होता है 153 mm, 16.25 टन का, और जो 13 टन का होगा 145 mm, याद रखिए। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील, अब इनर व्हील एक बोगी होगा, कोच है और बोगी होगा, ये मान लीजिए कोच है, LHB कोच है, 2 बोगी लगा दिए यहाँ पे। अब इनर व्हील भी होगा भाई, यहाँ पर तो यहाँ तो व्हील लगा, यहाँ भी व्हील है, यहाँ भी व्हील है, यहाँ, ठीक है। इनर व्हील डिस्टेंस पूछ रहा है, इनर व्हील डिस्टेंस कितना, 12,340 mm, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके बाद पूछ रहा है फ्लैट प्लेस ऑफ कंडेमिंग लिमिट, आपको बताया था चक्का का फ्लैट प्लेस, इस तरह से चक्का है, फ्लैट हो जाता है, तो LHB केस में 45 mm तक अलाउड है, ICF केस में 50 mm तक अलाउड है, बागन केस में 60 mm तक अलाउड है, ठीक है। फ्लाइट प्लेस मतलब घिस जाना, अगर थोड़ा सा घिस जाता है एक जगह पर, अप टू 45 mm तक अलाउड है, तब भी रेल पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो LHB केस में 45 mm तक अलाउड है।
आईसीएफ में 50 mm तक अलाउड है और बागन में 60 mm तक अलाउड है। डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रेक डिस्क, अब देखिए दो को ब्रेक डिस्क है, ये दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों का डिस्टेंस 1030 mm होगा, 1030 mm। ब्रेक डिस्क का डिस्टेंस कितना होगा, 1030 mm होगा। और एक ब्रेक डिस्क और एक व्हील, इसका भी डिस्टेंस होगा 175 mm, याद रखिए, ठीक है। दो को ब्रेक डिस्क का डिस्टेंस, दो ब्रेक डिस्क का डिस्टेंस होगा 1030 mm और ब्रेक डिस्क और व्हील के बीच का डिस्टेंस होगा 175 mm। इसके बाद पूछता है कि ब्रेक डिस्क किस चीज का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का। ये किसका बना होता है डिस्क, ब्रेक डिस्क, ब्रेक डिस्क ये होता है ग्रे कास्ट आयरन, याद रखिए। ब्रेक डिस्क किस चीज का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का। इसके बाद है ब्रेक सिस्टम यूज इन एलएचबी। एलएचबी में कौन सा ब्रेक यूज होता है, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। देख ही रहे हैं एक्सल के ऊपर डिस्क ब्रेक लगा, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। इस पूछा नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर भी सेम है, एक एक्सल पे 2 ब्रेक सिलेंडर होगा, एक यहाँ पे लगा रहता है ब्रेक सिलेंडर और एक यहाँ ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे रखिए, देखिए ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। तो ब्रेक सिलेंडर एक एक्सल पे कितना ब्रेक सिलेंडर है, यहां पर रख दिया ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर कितना है 2 और एक बोगी में हो जाएगा, एक बोगी में कितना हो जाएगा 4 और एक कोच में हो जाएगा 8 ब्रेक सिलेंडर। याद रखिए डेटा, ठीक है। ये डेटा था डिस्क का, डिस्क ब्रेक का ये था डिस्क का। डिस्क हो गया 2, एक एक्सल पे 2, एक बोगी में 4 डिस्क और एक कोच में 8 डिस्क। पैड पूछेगा तो 4, एक बोगी में 8 और एक कोच में 16। और ब्रेक सिलेंडर पूछेगा एक एक्सल पे तो 2 और ये 4 और एक, एक्चुअली ब्रेक सिलेंडर एक्सल पे नहीं रहता है, ये क्रॉस बीम पे रहता है, ये रहता है क्रॉस बीम पे। लेकिन पूछ सकता है कि एक एक्सल के साथ कितना होता है, 2 को एक्सल में ही लगा रहता है, इसके कनेक्टेड रहता है, तो ये चीज याद रखिए। इसके बाद ब्रेक सिलेंडर डाया, ब्रेक सिलेंडर डाया। अब ब्रेक सिलेंडर यहां पर लगा हुआ है तो इसका डायमीटर क्या होगा, ब्रेक सिलेंडर डाया, ब्रेक सिलेंडर डाया ये होता 255 mm यानी 10 इंच, ठीक है। एलएचबी का कितना होता है 255 mm 10 इंची। और आईसीएफ का क्या होता है, आईसीएफ का बीएमबीसी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, ये कितना होता है 203 mm यानी 8 इंच, ठीक है। बागन का याद करते जाइए, बागन का कितना होता है 355 mm यानी 14 इंच, याद रखिए। ब्रेक सिलेंडर एलएचपी का 255 mm 10 इंची का होगा। ब्रेक सिलेंडर बीएमबीसी बोलते हैं आईसीएफ में, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर वो 203 mm का होगा 8 इंची का। और बागन में जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी में क्या होगा 355 mm का होगा 14 इंची का होगा ब्रेक सिलेंडर। उसमें मालगाड़ी में जो यूज होता है बीएमबीएस बोलते हैं सिस्टम, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम मालगाड़ी। सिलेक्ट एडजस्टर इन बोगी सिलेंडर सिंगल एक्टिंग, सिलेक्ट एडजस्टर जो होता है, सिलेक्ट एडजस्टर क्या होता है सिंगल एक्टिंग होता है, सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म पे सिलेक्ट एडजस्टर काम करता है। ब्रेक सिलेंडर इज कंप्राइजेज, सिलेक्ट एडजस्टर मैकेनिज्म हो गया सिंगल एक्टिंग, ठीक है। सिलेक्ट कैपेसिटी क्या होता है, सिलेक्ट कैपेसिटी, सिलेक्ट कैपेसिटी, सिलेक्ट कैपेसिटी होता है 160 mm, सिलेक्ट कैपेसिटी होता है 160 mm। ब्रेक सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक, ब्रेक सिलेंडर के बात हो रहा था, यहां पर ब्रेक सिलेंडर है, इसका पिस्टन स्ट्रोक, पिस्टन स्ट्रोक 21 mm, याद रखिए। एलएचबी का यहां पर लिख देते हैं, एलएचबी का पिस्टन स्ट्रोक, पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है
LHP का पिस्टन स्ट्रोक क्या आता है 21 mm। ICF का याद रखिए 32 mm। ठीक है, पिस्टन स्ट्रोक। और पिस्टन स्ट्रोक बागन का याद रखिए 54 mm। ठीक है, ये याद रखिए। पिस्टन स्ट्रोक LHP का होता है 21 mm, ICF का होता है 32 mm और बागन का होता है 54 mm। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पूछा मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। अब देखिए LHP का ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ये होता है 3 kg पर cm स्क्वायर। ICF का जो प्रेशर होता है ब्रेक सिलेंडर का वो होता है 3.8 kg पर cm स्क्वायर। दोनों याद रखिए। LHP ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होता है 3 kg पर cm स्क्वायर और ICF का होता है 3.8 kg पर cm स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद बोला साइज ऑफ द टूल रिक्वायर्ड टू ओपन सिलेक्ट एडजस्टर नट नोर ब्रेक सिलेंडर। अब बोल रहा है सिलेक्ट एडजस्टर का नट को खोलना है। सिलेक्ट एडजस्टर है, इसका नट को खोलना है तो नोर कंपनी का होगा तो क्लॉकवाइज खोलेंगे। क्लॉकवाइज खोलेंगे। नोर कंपनी का KNORR नोर कंपनी का होगा। इसका नट खोलना है तो हम क्लॉकवाइज। और ये जो होता है कितना mm का होता है साइज 27 mm का 27 mm का रहता है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज खोलेंगे नोर कंपनी का रहेगा तो। सेप्को का रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा 42 mm का रहेगा। ठीक है, याद रखिए। और सेप्को का रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे और ये रहेगा 42 mm का नट तो खोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सेप्को का रहेगा तो सेप्को याद रखिए। सेप्को सेब्को। ठीक है, सेब्को रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नोर रहेगा तो क्लॉकवाइज। ये 27 mm का रहता है, ये 42 mm का रहता है। सिलेक्ट एडजस्टर का नट खोलना रहेगा तो। पूछ रहा ब्रेक एप्लीकेशन टाइम। LHP कोच का ब्रेक एप्लीकेशन टाइम कितना होता है? ब्रेक एप्लीकेशन टाइम कितना होता है? 3 to 5 सेकेंड। ब्रेक रिलीज टाइम एक होता है रिलीज टाइम 15 से 20 सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक एप्लीकेशन टाइम 3 से 5 सेकेंड और ब्रेक रिलीजिंग टाइम 15 से 20 सेकेंड LHP कोच का। इसके बाद है ब्रेक कैलिपर चेक फॉर। ब्रेक कैलिपर था, ब्रेक कैलिपर जिससे हम ब्रेक लगाते हैं डिस्क ब्रेक में। तो ब्रेक कैलिपर चेक करते हैं कि कोरोडेड है कि बॉर्न है कि जाम है। तो उसके लिए उसमें हम लुब्रिकेंट लगाते हैं, क्लीन करते हैं, सही से साफ करते हैं। ब्रेक कैलिपर को हमेशा चेक किया जाता है। इसके बाद है ब्रेक कैलिपर माउंटेड विथ। ब्रेक कैलिपर अब कहां माउंटेड रहता है ब्रेक कैलिपर? क्रॉस बीम पर रहता है, क्रॉस बीम पे। अब ब्रेक कैलिपर का जो नट होता है M16x60 यूज होता है। M16 के मतलब होता है डाया, 16 mm का डाया है। M16 60 लेंथ है, ये क्या है? लेंथ। याद रखिए M16x60 का मतलब हो गया M16 मतलब 16 mm का डाया है और 60 mm लेंथ है इस नट का। ठीक है, इसके बाद में टॉर्क रिक्वायर फॉर द ब्रेक कैलिपर माउंटेड। इसमें जो टॉर्क रिक्वायर होगा कितना होगा? 170 न्यूटन मीटर। 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए इसको कसने के लिए, खोलने के लिए। ब्रेक कैलिपर जाम। अगर ब्रेक कैलिपर जाम है तो देखना है कि इसका मिडिल पिन, इसका मिडल पिन क्या है? मिडल पिन को साफ करना है। दूसरा पिन बाउंड आउट होगा या ब्रेक सिलेंडर लूज होगा। ब्रेक सिलेंडर लूज हो सकता है या जाम हो सकता है। ये सब कारण है किसका? ब्रेक कैलिपर जैम होने का। ब्रेक कैलिपर अगर जाम है, अगर नहीं चल रहा बढ़िया से, ब्रेक नहीं लग पा रहा सही से, तो उसको खोल के देखा जाता है कि मिडिल पिन फ्री मूव कर रहा है कि नहीं। मिडिल पिन में लुब्रिकेटिंग लगा देते हैं या फिर ऑयल डाल देते हैं ताकि फ्री मूव करे
अगर नहीं मूव करता तो बढ़िया से क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, फिर से लगाते हैं। ब्रेक कैलिपर माउंटेड ऑन क्रॉस बीम, प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर जैमिंग। क्या करेंगे? रेगुलर क्लीन करेंगे, लुब्रिकेंट मिडिल पिन, बोले ना, लुब्रिकेटिंग करेंगे मिडिल पिन में। इफेक्टिव रेडियस ऑफ ब्रेक पैड कैलिपर, अब वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक पैड, मान लीजिए ये ब्रेक पैड है, ठीक है, इसी टाइप से रहता है ब्रेक पैड, ब्रेक पैड हो गया ये ब्रेक पैड। इसका इफेक्टिव रेडियस पूछ रहा है, इफेक्टिव रेडियस 247 mm है, 247 mm इफेक्टिव रेडियस 247 mm। और लेंथ ऑफ ब्रेक पैड, लेंथ ऑफ ब्रेक पैड कितना है? 400 mm। कितना है? 400 mm। ठीक है, याद रखिए, इफेक्टिव रेडियस 247 mm, लेंथ हो गया 400 mm। और एक और पूछा क्वेश्चन, एरिया, फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड, इसका फ्रिक्शन एरिया, फ्रिक्शन एरिया पूछेगा तब हो जाएगा 400 cm स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक पैड से रिलेटेड ये सब पूछता है। थिकनेस तो आपको बता ही दिए थे, 35 mm का होता है, कंडेम करते हैं 7 mm पे, कंडेम करते हैं 7 mm के, नया में होता है 35 mm का। ब्रेक पैड के बारे में पूरा डिटेल, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ ब्रेक पैड आपको पूरा बता दिए थे, एक एक्सल में 4, पर बोगी 8, पर कोच 16। ए टाइप ब्रेक सिलेंडर, ए टाइप कोच में ब्रेक सिलेंडर 2 को लगता है, ए टाइप में, ए टाइप कोच, ए टाइप कोच 2 ब्रेक सिलेंडर लगता है। और बी एक पूछ रहा है ए बी टाइप में, ए बी टाइप में, ए बी टाइप, ए बी टाइप कोच, इसमें लगता है 4 ब्रेक सिलेंडर। ए टाइप कोच में 2 ब्रेक सिलेंडर लगता है, जबकि ए बी टाइप कोच में 4 ब्रेक सिलेंडर लगता है। इफ द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इज बिलो 0.6 बार, ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन। 0.6 बार, 0.6 बार से लेस है। मान लीजिए ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर लेस देन 0.6 बार है तो जलेगा ग्रीन। ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ग्रेटर देन 0.6 बार है तो जलेगा रेड। याद रखिए, ठीक है। ब्रेक कैलिपर लीवरेज रेशियो, ये भी लीवरेज रेशियो भी पूछता है कभी कभी, लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो आपका जितना भी कोच है उसका होता है 2.17 और पावर कार का ज्यादा होता है 2.48 लीवरेज रेशियो। ठीक है, लीवरेज रेशियो पूछता है तो 2.17 होगा सभी कोच के लिए, पावर कार का पूछेगा तो 2.48 होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बोगी के बारे में, बोगी का भी डिटेल ले लेते हैं, कोच का तो हो ही गया। इसके बाद है बोगी, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए ये बोगी है, ये एक्सल लगा हुआ है, चक्का लगा हुआ है, ये चक्का लगा हुआ है, यहाँ भी एक्सल लगा हुआ है, यहाँ भी चक्का है, यहाँ भी चक्का है, ये बोगी है, LHB का बोगी, LHB बोगी। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लेंथ ये हो गया बोगी, बोगी हो गया। अब मान लीजिए ये हमारा पटरी है, ठीक है, तो पटरी पर लगा हुआ है, तो ये लेंथ, बोगी का लेंथ हो जाएगा कितना होगा 3534 mm। बोगी का लेंथ 3534 mm लेंथ हो गया। और चौड़ाई होता है 30 mm, 3030 mm। लंबाई हो गया 3534 mm यानी 3534 mm। और चौड़ाई हो गया हमारा, चौड़ाई कितना हो गया 30 mm। इसका वेट, बोगी का वेट 6.92 टन,
LHB बोगी का वेट होता है 6.92 टन और ICF का बोगी का वेट होता है कितना 5.8 टन, 5.8 से लेकर 5.9 टन, और जबकि LHB का बोगी का वेट होता है 6.92 टन। कैपेसिटी ऑफ एक्सल ऑफ LHB का एक्सल कैपेसिटी कितना होता है 16.25 फॉर AC, 13 टन फॉर नॉन AC। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है हैंड ब्रेक को बोलते हैं पार्किंग ब्रेक। हैंड ब्रेक ये पावर कार में लगा रहता है, हैंड ब्रेक को बोलते हैं पार्किंग ब्रेक, याद रखिए ये पावर कार में रहता है, हैंड ब्रेक को बोलते हैं पार्किंग ब्रेक। कोडल लाइफ ऑफ LHB, कोडल LHB का डिफाइन नहीं है लेकिन 35 साल हो सकता है, इट मे बी। ICF का कोडल लाइफ होता है 25 साल, 25 ईयर, याद रखिए। ठीक है, फिएट बोगी होता है ये इस तरह से रहेगा, ऐसे रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, वाई शेप में। कैसा शेप रहेगा वाई शेप का। ICF LHB बोगी जो होता है वाई शेप का रहता है। फ्रेम सेक्शन H सेक्शन रहता है, फ्रेम सेक्शन H सेक्शन रहता है। बाई फिएट बोगी फ्रेम से पूछेगा तो बाई इस तरह से रहेगा तो बाई, और सेक्शन पूछेगा तो H सेक्शन, याद रखिए। इसके बाद है कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ LWRRM, लगेज मैंने जो पावर कार है वेस्टिब्यूल LHB जो पावर कार है RRM LWRRM, इसका लगेज कैपेसिटी होता 5 टन, 5 टन। शॉक ऑब्जर्वर कनेक्ट बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी, शॉक ऑब्जर्वर का नाम बताइए जो बॉडी और कार बोगी के साथ कनेक्ट रहता है, बोगी और कार बॉडी। ठीक है, जिसे आपको बताए थे ये LHB है, ये बोगी है, तो ऐसा डैम्पर हो जो कार बॉडी से भी कनेक्ट करता हो, बोगी को भी कनेक्ट करता हो, ठीक है, दोनों साइड से, उसका नाम है या डैम्पर, इसका नाम है या डैम्पर, जो कार बॉडी और बोगी को कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं कार बॉडी, ये होता है बोगी, दोनों को कनेक्ट करता है, उसका नाम है या डैम्पर। करेक्ट परमिसिबल फॉर रोल लिंक साइलेंट ब्लॉक इन डेप्थ 35 mm, रोल लिंक है, इसमें वो लगा रहता है, बुश लगाते हैं, मेटल कांटेक्ट ना हो, रबर ज्वाइंट बुश लगाते हैं, रबर ज्वाइंट बुश, ताकि मेटल कांटेक्ट ना हो, साउंड प्रोड्यूस ना हो, इसलिए रबर ज्वाइंट बुश लगाते हैं। और इस बुश में रबर में मैक्सिमम परमिसिबल करेक्ट 35 mm तक ही अलाउड है, इससे ज्यादा करेक्ट रहेगा तो एंकर लिंक या रोल लिंक बॉडी में नहीं लगेगा, ठीक है, रोल लिंक में नहीं लगाएंगे। ड्रेन कॉक ऑफ 125 लीटर रिजर्वर गेट ओपन वायर ब्रोकन, अगर ड्रेन कॉक 125 लीटर रिजर्वर का टूट गया हो, ड्रेन कॉक ही टूट जाए तो क्या होगा, ब्रेक्स ऑफ होल ट्रेन विल बी फेल, ड्रेन कॉक टूट जाएगा। 125 लीटर रिजर्वर का, ऑक्सिलरी रिजर्वर 125 लीटर का होता है LHB में, और 75 लीटर होता है यूज फॉर टॉयलेट, तो 125 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर का ड्रेन कॉक ही टूट जाएगा तो ब्रेक कैसे लगेगा, इसलिए बोलता है ब्रेक्स होल ट्रेन विल बी फेल। WSP बहुत इंपॉर्टेंट है, WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये व्हील को बचाता है, उसका लाइफ बढ़ा देता है, व्हील को इफेक्टिव इफिशिएंट ब्रेकिंग होता है। तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिटेक्ट प्रिवेंट व्हील स्लाइड ड्यूरिंग ब्रेकिंग और व्हील स्लिप एक्सेलरेशन। व्हील स्लिप का एक्सेलरेशन में भी इसका काम आता है, सेंस कर लेता है। नंबर ऑफ डैम्पर, अब डैम्पर एक बोगी में, एक ये बोगी है, एक बोगी में 9 डैम्पर लगता है, बोगी में। 1 कोच में 18 डैम्पर। डैम्पर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का डैम्पर होता है। पहला डैम्पर क्या है? प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, एक बोगी में 4। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, एक बोगी में 2। तीसरा नंबर लेटरल डैम्पर, एक बोगी में 1। हो गया 4 2 6 1 7, और 2 को लगता है या डैम्पर। तो कितना हो गया? एक बोगी में 4 2 6 1 7 2 9। एक बोगी में कितना डैम्पर? 9 डैम्पर। एक कोच में कितना डैम्पर? 18 डैम्पर। डैम्पर कितना प्रकार का हो गया? 1 2 3 और 1 4, 2 गो या डैम्पर। तो टोटल डैम्पर कितना लगता है? एक कोच में 18 डैम्पर, एक बोगी में 9 डैम्पर। कितने प्रकार का डैम्पर? 4 प्रकार का डैम्पर। ठीक है। लेटरल डैम्पर यूज इन एयर स्प्रिंग बोगी, ठीक है, सब में यूज होता है। लेटरल एयर स्प्रिंग बोगी हो या कॉइल स्प्रिंग बोगी हो, सब में लगता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डैम्पर यूज इन एलएचबी? एलएचबी में कितने प्रकार का डैम्पर लगता है? 4 प्रकार का। आपको बता दिए पूरा डिटेल। अब आइए प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर का पूरा डिटेल। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला देखते हैं प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर ये क्या है? प्राइमरी स्प्रिंग का गार्ड है। प्राइमरी स्प्रिंग का गार्ड है, उसको सेव करता है, सस्पेंशन को बढ़ाता है, कंफर्ट लेवल को बढ़ाता है, प्राइमरी स्प्रिंग को टूटने से बचाता है, इसलिए इसको बोलते हैं गार्ड बोलते हैं। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर किसका गार्ड है? प्राइमरी स्प्रिंग का। इसका क्या होता है? कंप्रेस लेंथ, कंप्रेस लेंथ कितना होता है? 294 प्लस माइनस 3 mm। एक होता है एक्सटेंडेड लेंथ, कितना होता है एक्सटेंडेड लेंथ? 434 प्लस माइनस 3 mm। स्ट्रोक ये पूछता है, स्ट्रोक कितना होता है? 140 mm। माइनस कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है। प्राइमरी वर्टिकल हो गया। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ठीक है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर हो गया। डैम्पर का क्या होता है? कंप्रेसलेस, कंप्रेस्ड लेंथ। कंप्रेस लेंथ कितना होगा सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर का? 395 प्लस माइनस 3 mm। एक्सटेंडेड लेंथ कितना होगा सेकेंडरी का? 635 प्लस माइनस 3 mm। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर का कंप्रेस लेंथ 395 प्लस माइनस 3 mm, एक्सटेंडेड लेंथ 635। स्ट्रोक कितना होगा? 240 mm। इसके बाद तीसरा नंबर आ गया लेटरल डैम्पर। लेटरल डैम्पर क्या करता है? लेटरल डैम्पर कोच को लेटरली स्विंग होने नहीं देता है, उसको बचाता है। ठीक है, लेटरल डैम्पर। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर क्या करता है? सेकेंडरी स्प्रिंग का गार्ड है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर कंफर्ट लेवल को बढ़ाता है, डायरेक्ट जर्क मारने नहीं देता है, राइडिंग इंडेक्स को
क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब घटाता है उसका। अगर राइडिंग डेस्क थोड़ा कम रहेगा तो कंफर्ट लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। लेटरल डैम्पर, लेटरल डैम्पर का कंप्रेस लेंथ, कंप्रेस लेंथ, लेटरल डैम्पर का कंप्रेस लेंथ 360 प्लस माइनस 3 mm। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ कितना होगा 545 प्लस माइनस 3 mm, ठीक है। और स्ट्रोक ये पूछता है, स्ट्रोक कितना होता है लेटरल डैम्पर का 185 mm। इसके बाद चौथा नंबर हो गया या डैम्पर, या डैम्पर। या डैम्पर क्या करता है, या डैम्पर कोच को रोलिंग मोशन होने से बचाता है। जब कोच कर पर मूव करता है, घूमता है, तो रोलिंग मोशन होने से बचाता है कौन, या डैम्पर। या डैम्पर कहाँ कहाँ कनेक्ट रहता है, बोगी और कार बॉडी, बोगी और कोच से कनेक्ट रहता है। तो इसका एक्सटेंडेड लेंथ, या डैम्पर का कंप्रेस्ड लेंथ पहले देखिए, कंप्रेस्ड लेंथ कितना होता है 703 प्लस माइनस 3 mm। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ कितना होता है 1083 mm, 1083 प्लस माइनस 3 mm। स्ट्रोक वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक कितना होता है, स्ट्रोक होता है 380 mm। ये याद कर लीजिए डेटा, ये डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। ये हो गया डैम्पर, 4 तरह का डैम्पर, पूरा डिटेल। इसके बाद है लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस। लेटरल ये जो होता है सब, ये फ्रेम होता है एक बीच में, और फ्रेम में यहाँ पे ऊपर से बोलस्टर का एक आता है पार्ट, ये बोलस्टर है, और यहाँ पे लेटरल लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, यहाँ पे बनता है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल। तो लेटरल बम्प स्टॉप लिख लीजिए, लेटरल, ये फ्रेम है, सपोर्टिंग फ्रेम, लेटरल बम्प, बम्प स्टॉप, स्टॉप क्लियरेंस, लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस कितना होता है 25 प्लस 5 माइनस 2 mm। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेटरल, लेटरल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस 25 प्लस 5 माइनस 2 mm होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप, स्टॉप ये कितना होता है 8 प्लस 5 माइनस 2 mm, ठीक है, कितना होता है 8 प्लस 5 माइनस 2 mm। इसके बाद सेकेंडरी बम्प स्टॉप, सेकेंडरी बम्प स्टॉप कितना होता है 90, सेकेंडरी बम्प स्टॉप 95 प्लस 0 माइनस 5 mm। ये तीनों डाटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डाटा, लेटरल बम्प स्टॉप 25 प्लस 5 माइनस 2 mm, लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप 8 प्लस 5 माइनस 2 mm, सेकेंडरी बम्प स्टॉप 95 प्लस 0 माइनस 5 mm। ये क्या होता है, मान लीजिए ये पटरी है, तो पटरी के सामने लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल ये क्लियरेंस, मतलब यहाँ पर ये जो बोलस्टर का जो एक पार्ट आया है और यहाँ पर एक फ्रेम में जो पार्ट लगा हुआ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल 8 प्लस 5 माइनस 2 mm होना चाहिए। और लेटरल जो है ये लेटरल हो गया, लेटरल क्लियरेंस, तो लेटरल क्लियरेंस आपको बता ही दिए 25 प्लस 5 माइनस 2 mm होना चाहिए। और एक आता है सेकेंडरी बम्प स्टॉप, इसमें ही लगा रहता है, ये यहां से देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है, इसी में लगा रहता है, ये भी, ये दोनों का डिफरेंस कितना रहता है, ये 95 प्लस 0 माइनस 5 mm। तो ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है न्यू थिकनेस ऑफ प्राइमरी रबर पैड। अब प्राइमरी रबर पैड गोल रहता है, इसका नया थिकनेस क्या होता है
कितना है थिकनेस 36.7 mm। ये है प्राइमरी रबर पैड, याद रखिए प्राइमरी रबर पैड। प्राइमरी रबर पैड का थिकनेस होता है नया में 36.7 mm। इसके बाद है मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक डेप्थ प्राइमरी रबर पैड, इसमें रबड़ का रहता है तो कहां तक क्रैक अलाउड है 18 mm तक, ठीक है, ये 18 mm क्रैक अलाउड है इसमें। 36.7 mm का नया में रहता है, 18 mm तक क्रैक अलाउड है, ये तब पर भी गाड़ी में लगाया जा सकता है प्राइमरी रबर पैड, 18 mm तक अलाउड है। एडवांटेज ऑफ डैम्पर बता देते, डैम्पर में क्या यूज होता है, इंक्रीज सस्पेंशन इंक्रीज करता है डैम्पर, कंफर्ट लेवल इंक्रीज करता है, राइडिंग इंडेक्स घटाता है। फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, एंटी रोल बार आप देखे होंगे, एंटी रोल बार बाइक फ्रेम जो होता है, बाइक फ्रेम मान लीजिए है इस टाइप से, बाइक फ्रेम में अंदर में यहाँ पे लगा रहता है अंदर में एंटी रोल बार, ये भी क्या करता है रोलिंग मोशन से बचाता, रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। एंटी रोल बार क्या करता है, एंटी रोल बार ये होता है प्रिवेंट रोलिंग मोशन ऑफ कोच, ठीक है। एंटी रोल बार क्या करता है, प्रिवेंट रोलिंग मोशन ऑफ कोच। इसके बाद है साइड बाल, साइड बाल एलएचबी कोच का, एलएचबी कोच है ये हमारा, बोगी हो गया, एक कोच हो गया, कोच हो गया। कोच का साइड बाल, ये जो किनारे किनारे बाल है साइड बाल ये किसका बना होता है, साइड बाल फेरेटिक स्टील का, किसका होता है, फेरेटिक स्टील, और थिकनेस होता है 2 mm, थिकनेस टी होता है 2 mm। साइड बाल कोच का जो एलएचबी कोच है, एलएचबी कोच का साइड बाल है वो फेरेटिक स्टील का बना होता है और थिकनेस होता है 2 mm का। इसके बाद होता है रूफ सीट, इसका जो छत है रूफ सीट ये होता है ऑस्टेनिटिक स्टील का, AUS ऑस्टेनिटिक स्टील, ऑस्टेनिटिक स्टील का होता है, उसका थिकनेस होता है 1.25 to 1.7 mm, याद रखिए। छत का मोटाई, एलएचबी कोच का छत का मोटाई 1.25 mm से लेकर 1.7 mm तक होता है और बना होता है ऑस्टेनिटिक स्टील का। साइड बाल जो होता है फेरेटिक स्टील का बना होता है, 2 mm का मोटाई कराता है इसका। सोल बार ऑफ एलएचबी बना होता है 6 mm का, सोल बार एलएचबी कितना होता है 6 mm का बना होता है। सोल बार किसका बना होता है, 6 mm का IRSM 41 मटेरियल का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है जिसमें जंग नहीं लगता है। सोल बार बना रहता है माइल्ड स्टील का, IRSM 41 एक स्टैंडर्ड है जिसमें जंग नहीं लगता है, 6 mm का रहता है। इसके बाद है इंड बाल, इंड बाल ये हो गया इंड बाल, इंड बाल रहता है फेरेटिक स्टील का, फेरेटिक स्टील और होता है 2 mm का, ठीक है, फेरेटिक स्टील 2 mm। इसके बाद है ट्रक फ्लोर, ट्रक फ्लोर इसके ऊपर चलते हैं, ट्रक फ्लोर TROUGS ट्रक फ्लोर, ट्रक फ्लोर जो चलते हैं वो होता है ऑस्टेनिटिक स्टील का, ऑस्टेनिटिक स्टील, और ये होता है कितना mm का, SS 304 का बना होता है, SS 304 ऑस्टेनिटिक स्टील SS 304, ठीक है। ट्रक फ्लोर
और इसमें जो बिल्डिंग होता है D2 क्लास का, बिल्डिंग होता है D2 क्लास का, किसमें, टॉप फ्लोर में। ठीक है, इसके बाद है क्रॉस मेंबर ऑफ अंदर फ्रेम। क्रॉस मेंबर ऑफ अंदर फ्रेम बना रहता है, क्रॉस मेंबर, क्रॉस मेंबर ऑफ अंदर फ्रेम, ये बना रहता है आपका IRSM 41 का। इसके बाद है थिकनेस ऑफ कोरुगेटेड शीट ऑफ LHB। कोरुगेटेड शीट का थिकनेस होता है 1.25 mm। कोरुगेटेड शीट कितना होता है, 1.25 mm का, याद रखिए। कोरुगेटेड शीट का थिकनेस होता है 1.25 mm। फिर बोला अंदर फ्रेम ऑफ LHB मेड अप ऑफ, अंदर फ्रेम बना रहता है कॉटन स्टील का, IRSM 41, ये होता है कॉटन स्टील, कॉटन स्टील। अंदर फ्रेम ऑफ LHB बना रहता है कॉटन स्टील का, ठीक है, याद रखिएगा। अंदर फ्रेम बना रहता है IRSM 41 कॉटन स्टील। इसके बाद है थिकनेस ऑफ द रूफ फ्लेंज ऑफ LHB कोचेज। रूफ फ्लेंज होता है 4 mm का, रूफ फ्लेंज कितना नाम पता है, 4 mm का बना रहता है रूफ फ्लेंज। इसके बाद होता है फायर एक्सटिंग्विशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सब डेटा याद करते जाइए, सारा याद करवा देंगे, प्रैक्टिकल समझाते भी चल जाएंगे। फिर होता है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज होता है इसमें रेलवे में, उसमें DCP टाइप ड्राई केमिकल पाउडर भरा रहता है, और हर एक साल के बाद 1 ईयर के बाद वो रिफिल किया जाता है, चेंज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर। व्हील टेपिंग टू डिटेक्ट एनी हेयर क्रैक। व्हील टेपिंग किया जाता है, व्हील टेपिंग ये क्या कहता है, हेयर क्रैक चेक करता है व्हील का। व्हील टेपिंग करते हैं तो हेयर क्रैक चेक करता है, कहीं क्रैक तो नहीं है। सेलिंग ऑन व्हील अलाउड अप टू 30 mm। अगर कोई चक्का में सेलिंग हो गया है, कोई चक्का में सेलिंग हो गया है तो अप टू 30 mm तक अलाउड है। चक्का में अगर सेलिंग हो जाता तो 30 mm तक अलाउड है, NRV नॉन रिटर्न वाल्व फीड पाइप से कनेक्ट रहता है। NRV नॉन रिटर्न वाल्व किससे कनेक्ट होता है, फीड पाइप से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। साइलेंट ब्लॉक ऑफ ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड, द ट्रैक्शन लिंक मस्ट बी रिप्लेस्ड। अगर साइलेंट ब्लॉक ही शिफ्ट कर गया गाड़ी में चलते चलते तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। फंक्शन ऑफ यार डंपर, क्या करता था यार डंपर, रोलिंग मोशन ऑफ कोच से बचाता था। प्राइमरी वर्टिकल डंपर क्या करता था, प्राइमरी सस्पेंशन को बढ़ाता था और प्राइमरी स्प्रिंग का गार्ड की तरह काम करता था। गैंगवे ब्रिज माउंटिंग प्रोवाइडेड फॉर टू प्रोवाइड ब्रिज बिटवीन 2 कोच। और 2 कोच है, ये बोगी हो गया, ये बोगी हो गया, ये बोगी हो गया। 2 कोच में गैंगवे ब्रिज रहता है ताकि एक कोच से दूसरे कोच में पैसेंजर आसानी से जा सके, इसको बोलते हैं गैंगवे ब्रिज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गैंगवे ब्रिज। गैंगवे ब्रिज लगा रहता है, वेस्टिबुल डोर रहता है, तभी ना एक कोच से दूसरे कोच में जाता आदमी ट्रेन के अंदर। ठीक है, इसके बाद स्लाइडिंग डोर्स कैन बी एडजस्टिंग बाय सिलेंडर स्क्रू एंड फ्री मूवमेंट बाय यूजिंग ऑयल ऑन द शाफ्ट। स्लाइडिंग डोर फ्री मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि ऑयल शाफ्ट के ऊपर डाला जाता है। दूसरा स्क्रू पर आता कसा हुआ, इसलिए वो स्लाइड होता है। कर्टेन्स एंड रैक्सीन सीट इन LHB कोच क्या होता है, कर्टेन और
जो रेक्सिन सीट लगा रहता है एलएचबी कोच के अंदर, वो फायर रिटार्डेंट होता है, आग जल्दी उसमें नहीं पकड़ता है, इसलिए सेफ है। तो इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चीज़ है, सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है रेलवे के द्वारा होता है, जिसका कंफर्ट लेवल भी बढ़िया है और सामान के साथ आप आराम से आ जा सकते हैं एसी में, एसी को मजा लेकर। प्रोवाइड सेंसर ऑन वाटर टैंक, सेंसर सेंड सिग्नल टू बम कंट्रोल। देखिए वाटर टैंक है, वाटर टैंक भी एक दिन पूरा डिटेल बताएंगे। वाटर टैंक में लेवल कंट्रोलर लगा रहता है, वाटर लेवल कंट्रोलर, वो बताता है कि वाटर लेवल कितना है। मोटर 2 गो टूली मोटर लगा रहता है, 2 मोटर लगा रहता है, इंडक्शन मोटर जो भी है, और वो अल्टरनेट चलता है, एक मोटर बंद होता है तो दूसरा मोटर चलता है, दूसरा मोटर बंद होता तो पहला मोटर चलता है। तो लगातार पानी कोच के अंदर सर्कुलेट होते रहता है। उसमें 685 लीटर का वाटर टैंक रहता है, 450 लीटर का भी वाटर टैंक रहता है और 30 लीटर का ऊपर में रहता है वाटर टैंक। तो इस तरह से सर्कुलेट होते रहता है उसमें, ठीक है। और आईसीएफ कोच में जो वाटर टैंक रहता है वो तो जानते हैं, लेबोरेटरी के ऊपर में रहता है 1800 कैपेसिटी का, और एक कोच में 4 गो वाटर टैंक रहता है 450 लीटर वाला। टू प्रोटेक्ट द वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार डिवाइस नोन एज द रेस्ट्रिक्टर, उसका नाम है रेस्ट्रिक्टर। क्या बोल रहा है? टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार, वर्टिकल स्लाइडिंग होने से बचाता है, इसका नाम है रेस्ट्रिक्टर। ब्रेक सिस्टम यूज इन एलएचबी, ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। ट्विन पाइप है, फीड पाइप है, ब्रेक पाइप है, ट्विन पाइप सिस्टम है। 125 लीटर ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक आर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग पर्पस, उसको बताए थे। 125 लीटर का एक रहता है, ये ब्रेकिंग पर्पस के लिए होता है। वो 75 लीटर का रहता है, ये टॉयलेट पर्पस के लिए होता है, ब्रेकिंग पर्पस, ठीक है। 175 लीटर रिजर्वर होगा ब्रेकिंग पर्पस के लिए, 75 लीटर का होगा टॉयलेट पर्पस के लिए। बोर साइज ऑफ मेन ब्रेक पाइप फीड पाइप, बोर साइज पूछ रहा है, फीड पाइप ब्रेक पाइप, एक फीड पाइप हो गया, एक ब्रेक पाइप हो गया। इसका बोर साइज अंदर का डायमीटर 25 mm का होता है, बाहर का डाया 32 mm का होता है। याद कर लीजिए एलएचबी का फीड पाइप ब्रेक पाइप बोर का साइज 25 mm, बाहर का डाया 32 mm। इसके बाद डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर ब्रांच पाइप 18 mm, ब्रांच पाइप ब्रेक सिलेंडर का ब्रांच पाइप 18 mm का, इंपोर्टेंट है। इसके बाद ब्रेक इंडिकेटर पाइप 10 mm, ब्रेक इंडिकेटर पाइप कितना होता है 10 mm का, ठीक है। इसके बाद ब्रेक सिलेंडर रेड ब्रेक अप्लाइड, अगर ब्रेक सिलेंडर ब्रेक इंडिकेटर रेड चल रहा है, ब्रेक इंडिकेटर अगर रेड चल रहा है तो ब्रेक अप्लाइड है, मतलब ब्रेक अप्लाइड है, ठीक है। अप्लाइड लिख देते डायरेक्ट अप्लाइड। अगर ग्रीन है तो क्या होगा रिलीज, ठीक है। इसके बाद ब्रेक एक्सेलेरेटर इज इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, ब्रेक एक्सेलेरेटर क्या है? इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सेलेरेटर इज इमरजेंसी ब्रेक इन ईच कोच ऑफ रेक। ब्रेक एक्सेलेरेटर क्या है? इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। ब्रेक एक्सेलेरेटर एक्चुएट ड्यूरिंग द इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। ब्रेक एक्सेलेरेटर कब काम करता है? जब इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट ब्रेक एक्सेलेरेटर, कितना प्रेशर चाहिए ब्रेक एक्सेलेरेट होने के लिए? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट ब्रेक एक्सेलेरेटर को काम करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए? 3.5 kg टू 3.2 kg पर cm स्क्वायर इन 3 सेकेंड। याद रखिए, ये भी इंपोर्टेंट डेटा है। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड ब्रेक एक्सेलरेटर एक्चुएट ब्रेक एक्सीलरेटर, ठीक है। कितना प्रेशर चाहिए? 5 kg टू 3.2 kg इन 3
सेकेंड, केजी पर सीएम स्क्वायर, इतना चाहिए तभी ब्रेक एक्सेलेरेटर काम करता है। ब्रेक एक्सेलेरेटर कनेक्टेड टू ब्रेक पाइप। ब्रेक एक्सेलेरेटर किससे कनेक्ट रहता है? ब्रेक पाइप से। किससे कनेक्ट रहता है? कनेक्टेड टू ब्रेक पाइप। ब्रेक एक्सेलेरेटर है तो ब्रेक पाइप से कनेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक एक्सेलेरेटर एक्चुएट हो जाएगा और ब्रेक लग जाएगा। हाउ मेनी ब्रेक प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड इन जनरेटर कार? जनरेटर कार में कितना होता है? 4, याद रखिए कितना होता है? 4। हाउ मेनी प्रेशर टैंक, कितना प्रेशर टैंक होता है जनरेटर कार में? 4। प्रेशर टैंक फॉर पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक 6 लीटर। ठीक है, प्रेशर टैंक फॉर हैंड ब्रेक याद रखिए, प्रेशर टैंक फॉर हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक कहिए या तो पार्किंग ब्रेक कहिए, एक ही चीज है। कितना होता है? 6 लीटर का। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद है केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक, फ्लेक्स बॉल केबल। हैंड ब्रेक में कौन सा केबल होता है? फ्लेक्स बॉल केबल। फ्लेक्स बॉल केबल याद रखिए, हैंड ब्रेक में क्या होता है? फ्लेक्स बॉल केबल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद फ्लेक्स बॉल केबल ऑन जनरेटर कार कितना होता है? 2। जनरेटर कार में फ्लेक्स बॉल केबल 2 को होता है। फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेक सिलेंडर, किसके रहता है? फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्ट कनेक्टेड टू ब्रेक सिलेंडर, डायरेक्ट कनेक्ट होता है ब्रेक सिलेंडर से। फ्लेक्स बॉल केबल पावर कार में 2 को होता है, जनरेटर कार में 2 को होता है। ठीक है, और फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेक सिलेंडर। एएसडी क्या होता है? एएसडी फुल फॉर्म पूछता है। एएसडी होता है एंटी स्लिप डिवाइस। एएसडी वेरी इंपॉर्टेंट। एएसडी क्या होता है? एंटी स्लिप डिवाइस। एंटी स्किड सिस्टम टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट द स्किडिंग। एंटी स्किड सिस्टम क्या करता है? व्हील को बचाता है। एंटी स्किड सिस्टम किसको बचाता है? चक्का को। एंटी स्किड सिस्टम, एंटी स्किड सिस्टम। इसके बाद है पर्पस ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व क्या करता है? मेंटेन सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल। जितना भी एलएचपी कोच का एक्सल है सबका सेम एक्सल मेंटेन कौन करता है? डंप वाल्व। डंप वाल्व व्हील को स्किड होने से बचाता है। और डंप वाल्व में डंप वाल्व कितना पे काम करता है? 110 वोल्ट डीसी पे काम करता है। डंप वाल्व 110 वोल्ट डीसी पे काम करता है। और डंप वाल्व का मेन काम है ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग करना। ठीक है, ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग। ऑल एक्सल का स्पीड सेम रखना, स्कीडिंग चक्का को स्कीडिंग से बचाना, ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग करना। और कितना पे काम करता? कितना वोल्ट पर? 110 वोल्ट डीसी पे डंप वाल्व काम करता है। एंटी स्किड सिस्टम इज न्यूमेटिक सिस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी पूछता है, स्टार मार्क रख लीजिए। एंटी एएसडी, एंटी स्किड, एएसडी, एंटी स्किड सिस्टम, एएसएस, एंटी स्किड सिस्टम किस पे काम करता है? न्यूमेटिक सिस्टम होता है। न्यूमेटिक सिस्टम इसलिए क्योंकि हवा से काम करता है। पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर टू कंप्यूट द रिवॉल्यूशन ऑफ ईच एक्सल। स्पीड सेंसर क्या करता है? स्पीड सेंसर क्या करता है? एक्सल का स्पीड को काउंट करता है। ठीक है, गैप बिटवीन द सेंसर एंड फोनिक व्हील कितना होता है? गैप फोनिक व्हील और सेंसर के बीच गैप होता है 0.9 to 1.4 mm। याद रखिए। प्रेशर स्विच एक्चुएट एट द ट्रेन प्रेशर रीचेज। प्रेशर स्विच एक्चुएट कब होता है? जब प्रेशर 1.3 से लेकर 1.8 बार तक हो जाए। ठीक है, प्रेशर स्विच काम करना शुरू कर देता है। प्रेशर स्विच काम करता है 1.3 to 1.8 बार पे। पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच क्या करता है? एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम। प्रेशर स्विच ही एंटी स्किड सिस्टम को चालू करता है। एंटी स्किड सिस्टम को चालू करता है।
है ना। प्रेशर स्विच ही एंटी स्किड सिस्टम को चालू करता है, ठीक है। नॉर ब्रेमसे सिस्टम एंड सेबको सिस्टम, प्रेशर स्विच कनेक्टेड टू फीड पाइप। प्रेशर स्विच किससे कनेक्ट रहता है? प्रेशर स्विच ये रहता है फीड पाइप से कनेक्ट रहता है, फीड पाइप। प्रेशर स्विच किससे कनेक्ट रहता है? फीड पाइप से। और इधर क्या था? ब्रेक एक्सेलेरेटर, ये कनेक्ट रहता है ब्रेक पाइप से, और प्रेशर स्विच कनेक्ट रहता है फीड पाइप से। ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। एंटी स्किड valve, dump valve, not actuate, reason may be। कहता है if the anti skid valve अगर एक्चुएट नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फ्यूज नंबर 63 और 65 ब्लोन, या तो सेटिंग ऑफ प्रेशर स्विच में डिस्टर्ब, कोई एक कारण है, फ्यूज नंबर 63 या 65 नहीं जल रहा है, जिसके कारण एंटी स्किड सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद देखिए इसके बाद है कि माइक्रो प्रोसेसर पर 99 कोड आ गया, कोड 99, ठीक है। 99 कोड का मतलब हो गया, क्या हो गया कि होल सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है, होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, पूरा सिस्टम बढ़िया से काम कर रहा है। 99 कोड, 72 कोड मतलब एक एक्सल, प्रेशर फॉल्ट ऑन 1 एक्सल। बात माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर पर 99 कोड है मतलब सिस्टम बहुत अच्छा से काम कर रहा है। 72 कोड है मतलब फॉल्ट है, FAULT, फॉल्ट 1 एक्सल। 73 कोड का मतलब हो गया फॉल्ट मेनी एक्सल, मेनी एक्सल मतलब सेवरल एक्सल, ठीक है। और 95 कोड एग्जिस्ट नहीं करता, 95 कोड नॉट एग्जिस्ट। याद रखिए 4 को क्वेश्चन में से कोई पूछता है, ठीक है। WSP सिस्टम बिल्स राइट प्रोडक्शन में माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर अगर 99 कोड है तो पूरा होल ट्रेन परफेक्टली काम कर रहा है, WSP बढ़िया से काम कर रहा है। 72 कोड है मतलब फॉल्ट एट 1 एक्सल, किसी एक्सल पे एक एक्सल पे ये फॉल्ट है। अगर 73 कोड है तो बहुत सेवरल एक्सल पे फॉल्ट है, बहुत सारे एक्सल पे। और 95 कोड एग्जिस्ट नहीं करता माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पूछता है इसे। इसके बाद प्रेशर ड्रॉप व्हेन द इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स पुल्ड, अगर इमरजेंसी ब्रेक कोई कोच में लगा देता है कोई आदमी, ये कोच है, ये आदमी है, यहां से ये क्या किया, खींच दिया, इमरजेंसी ब्रेक को खींच दिया, ठीक है। ये नीचे बाहर खींच दिया, नीचे खींच दिया तो ब्रेक पाइप प्रेशर 3 kg घट जाएगा, 3 kg पर सेकंड घट जाएगा, जिसके कारण ब्रेक लग जाता है। साइज ऑफ चॉक प्रोवाइडेड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में कोई चौक नहीं होता, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में कोई चौक नहीं होता, इमरजेंसी वाल्व इसमें कोई चौक नहीं होता। इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में कोई चौक नहीं होता। साइज ऑफ एयर ट्यूब रन थ्रू कोच, साइज ऑफ एयर ट्यूब रन थ्रू कोच 10 mm का, कितना mm का, 10 mm का, याद रखिए। इसके बाद है पिच्ड, PEST, पिच्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, बताए थे पहले भी, PEASD, पिच्ड क्या होता है, पैसेंजर, इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, DEVIC डिवाइस, ठीक है। पैसेंजर पैसेंजर PASSENGR, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। और पीव का डायमीटर क्या होता है, PEAV, पीव का डाया कितना था, 19 mm, याद रखिए। पिच्ड प्रोवाइड इन LHB कैन बी रीसेट, अगर कोई इसको खींच दिया है तो रीसेट कैसे करिएगा, इसको क्लॉकवाइज घुसाते, देखते हैं कोई कर्मचारी रेलवे कर्मचारी आता है
और उसमें एक चाबी घुसा के इसको क्लॉकवाइज घुमाता है, रिसेट हो जाता है, फिर से चालू हो जाता है। पॉइंट वेयर द चैन पुल, जहां से चैन पुल किया है वहां पे जाके उसको घुमाएगा और नीचे में कोच के नीचे से हिसिंग का साउंड आता है अगर कोई घींच देता है तो। अलार्म चैन पुलिंग अगर कोई कर दे तो नीचे से हिसिंग साउंड आएगा PAV से, और यहां से रिसेट करने के लिए एक चाबी घुसा के क्लॉकवाइज घुमाएगा तो रिसेट हो जाएगा। पुट द रिसेट की इन स्लॉट एंड मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिसेट की को उसमें पुट करिए और क्लॉकवाइज घुमाइए। हाउ मेनी आइडेंटिफाई द एक्चुअल पोजीशन ऑफ चैन पुल, चैन अगर कैसे पता चलेगा कि ये पुल हो गया है, तो वो हल्का सा डाउन पोजीशन हो जाता है। अगर कोई अलार्म चैन पुलिंग किया है तो वो थोड़ा डाउन हो जाता है और एक हिसिंग साउंड आता है नीचे से, पीव से, बाल्ब से। लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन पिच्ड इन LHB कोचेज, वन साइड ऑफ कोच आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड, जहां आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइड किया जाता है वहीं पर ही इसको दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुल्ड फ्रॉम द इनसाइड द कोच, एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। कोई इमरजेंसी पुल घींच दिया, वही बता रहा है कि घींच देगा तो ब्रेक पाइप का प्रेशर 3 kg प्रेशर घट जाएगा और गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। व्हेन इमरजेंसी चैन पुल ब्रेक एक्सेलरेटर विल रिस्पॉन्ड, इमरजेंसी चैन पुलिंग कोई भी करेगा तो ब्रेक एक्सेलरेटर एक्टिवेट हो जाता है, बता ही रहे थे। इसके बाद हाउ मेनी ब्रेक्स प्रोवाइडेड इन पावर कार, पावर कार में 2 तरह का ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है, एक हैंड ब्रेक, एक डिस्क ब्रेक। हैंड ब्रेक बाहर से रहता है जिसको पार्किंग ब्रेक बोलते हैं, एक डिस्क ब्रेक तो जानते हैं ड्राइवर साहब ऑपरेट करते हैं। हैंड ब्रेक नोन एज पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक को पार्किंग ब्रेक भी बोलते हैं। इसके बाद एडवांटेज ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम इन LHB, डिस्क ब्रेक का क्या फायदा है LHB कोच में लगाने से। पहला, वियर एंड टियर व्हील इज मिनिमाइज, चक्का का वियर टियर मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि चक्का के ऊपर डायरेक्ट हम ब्रेक डिस्क नहीं लगा रहे हैं, तो ब्रेक डिस्क के ऊपर ब्रेक पैड लगा रहे हैं, चक्का तो फ्री मूव कर रहा है, तो वियर एंड टियर ऑफ चक्का बच जाता है। दूसरा, लाइफ ऑफ व्हील इंक्रीज हो जाता है, और तीसरा, इफेक्टिव ब्रेकिंग लगता है इन कंपेयर टू ओल्ड सिस्टम। पहले जमाने में डिस्क ब्रेक नहीं था, लोग क्लच टाइप ब्रेकिंग ब्रेक पैड लगाते थे, अभी क्या हो गया है डिस्क ब्रेक, तो गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम सुधर गया है, एफिशिएंटली काम करता है और बहुत कम दूरी तय कर ही गाड़ी रुक जाता है। ठीक है, आउटर डाया ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फीड पाइप ब्रेक पाइप का डाया होता है, आउटर डाया 32 mm का, बोर साइज BORE, बोर साइज कितना होता है 25 mm का, ब्रांच पाइप 18 mm का, चौक 19 mm का। तो इस तरह से मुंह पर याद रखिए। आउटर डायमीटर ऑफ मेन ब्रेक सिलेंडर पाइप 18 mm, पिव डाया 19 mm LHB, 8 mm ICF, पिव का डाया, पिव पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व, पिव, पिव भी लिख देते हैं PEAV, पिव पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व। ठीक है, 19 mm का होता है LHB में और 8 mm का होता है ICF में, याद हो जाएगा, क्लियर। NRV डाया 3 mm, NRV नॉन रिटर्न वाल्व, NRV डाया कितना होता है 3 mm, याद रखिए NRV डाया 3 mm। कंट्रोल रिजर्वर 9 लीटर का रहता है ICF में, कंट्रोल रिजर्वर, कंट्रोल रिजर्वर कितना होता है 9 लीटर का, ICF में 6 लीटर का, LHB में कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी 9 लीटर, ICF के लिए 6 लीटर, LHB के लिए। और कंट्रोल रिजर्वर में कितना केजी प्रेशर रहता है 6 kg नहीं रहता, 5 kg प्रेशर ब्रेक पाइप से कनेक्ट रहता है। ठीक है, MR भाल्व मेन रिजर्वर मैक्सिमम प्रेशर 8 से 10 kg, मेन रिजर्वर कहां से, इंजन से, कहां से मेन रिजर्वर से, इंजन से, इंजन से प्रेशर आता है 8 से
10 kg पर cm स्क्वायर। मेन रिजर्वर प्रेशर 8 से 10 kg पर cm स्क्वायर। गार्ड वैन बाल्ब डाया 8 mm। ऑक्सिलरी रिजर्वर कितना लीटर होता था? 200 लीटर का। 6 kg पर cm स्क्वायर ट्विन पाइप, 5 kg पर cm स्क्वायर सिंगल पाइप, और 100 लीटर रहता है गुड्स गार्ड, और 75 लीटर ऑक्सिलरी रिजर्वर रहता है ब्रेक वैन के लिए। याद रखिए, ऑक्सिलरी रिजर्वर एलएचबी का होता है 200 लीटर। ऑक्सिलरी रिजर्वर एलएचबी 200 लीटर। बागन में कितना होता है? 100 लीटर का। ब्रेक वैन अलग होता है 75 लीटर। याद रखिए, ऑक्सिलरी रिजर्वर का उसमें रखते हैं, ठीक है, कैपेसिटी। पिस्टन स्ट्रोक भी बता देते हैं, फिर से याद रखिए। पिस्टन स्ट्रोक एलएचबी 21 mm, आईसीएफ 32 mm, बागन 54 mm। ठीक है, ये पूरा याद रखिए। जो भी क्वेश्चन डाटा दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को 4 से 5 बार देखिए। पूरा एलएचबी का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा याद हो जाएगा। LWLRRM ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार इसको बोलते हैं। ब्रेक LW, देखिए LWLRRM। एल से क्या हो गया? एल से क्या हो गया? एलएचबी वेस्टिबुल, एलएचबी वेस्टिबुल, ठीक है। ई से एल से क्या हो गया? लगेज। इससे क्या हो गया? लगेज। जनरेटर कार, ब्रेक जनरेटर कार, ब्रेक और जनरेटर कार। याद रखिए सर, पूरा डिफाइन कर दिया। आपको बताएंगे एक दिन, पूरा फुल ट्रांसपोर्टेशन कोड पूरा बताएंगे। बाईपास सिस्टम यूज्ड व्हेन द ब्रेक पाइप, फीड पाइप ब्रोकन या हॉस पाइप ब्रोकन। अगर चलती ट्रेन में फीड पाइप, ब्रेक पाइप कहीं से खुल जाए या लीकेज हो जाए तो बाईपास करना पड़ता है, और सिंगल पाइप से ही काम चलता है, या बाईपास करके गाड़ी चलाया जाता है। ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हाट रीजन शुड बी। कहता है एक ब्रेक इंडिकेटर हरा जल रहा है जबकि ब्रेक अप्लाई कर दिया। हरा मतलब रिलीज कंडीशन में होना चाहिए, लेकिन जल रहा है हरा। ब्रेक आर अप्लाइड, इसका कारण है कि सीआर ऑफ कोच नोट चार्ज। सीआर कंट्रोल रिजर्वर चार्ज नहीं है, या फिर हैंड रिलीज वाल्व स्टक, रुक गया है अप एंड डाउन पोजीशन में। ठीक है, फिर देखिए हैवी लीकेज इन ब्रेक सिलेंडर लाइन, ये भी हो सकता है कारण। ब्रेक इंडिकेटर हरा जल रहा है जबकि ब्रेक अप्लाइड है, तो ब्रेक सिलेंडर में चार्ज नहीं हुआ, या तो लीकेज है या तो रिलीज कंडीशन में। किसका रिलीज कंडीशन में? हैंड रिलीज वाल्व स्टक हो गया है, स्टक अप इन रिलीज पोजीशन। ठीक है, उसके बाद वन ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन इवन ब्रेक आर अप्लाइड। इधर क्या था? ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन, तो सेमी हो गया। रेड हो सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है। रेड रहता है जब अपना, इसमें भी सेम केस आ जाएगा। स्टक valve in up in release position, ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप इन रिलीज पोजीशन, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक ऑफ मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन ब्रेक पाइप फीड पाइप। एक सिंगल कार टेस्ट होता है, सिंगल कार टेस्ट। तो जब सिंगल कार टेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम ड्रॉप कितना होना चाहिए? 0.2 kg पर cm स्क्वायर, 0.2 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट। इससे ज्यादा अलाउड नहीं है लीकेज। जब हम टेस्ट करेंगे, सिंगल कार टेस्ट जब करते हैं, तो 0.2 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट से ज्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, During full service brake application, the maximum pressure in brake cylinder is 3 kg per cm square। एलएचबी में मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है? 3 kg पर cm स्क्वायर। आईसीएफ में कितना होता है? 3.8 kg पर cm स्क्वायर। ठीक है, चार्जिंग टाइम ऑफ सीआर इज 160 सेकेंड। सीआर कंट्रोल रिजर्वर का चार्जिंग टाइम कितना होता है? 160 सेकेंड। इसके बाद बोला एयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील
फेबली एंड नोर के लिए, फेबली एंड नोर के लिए 0.9 to 1.4 mm होता है, जबकि सेबको के लिए 1 to 2 mm होता है। सेंसर और फोनिक बिल का डिस्टेंस नोर ब्रिम्स और फेबली के लिए 0.9 से 1.4 mm तक होता है, जबकि सेबको के लिए 1 से 2 mm तक डिस्टेंस होता है। सेंसर एंड फोनिक बिल के डिस्टेंस को बोल रहा है कितना रखना चाहिए, यही रखा जाता है। और फोनिक बिल में 80 दांत होता है और स्पीड सेंसर प्रत्येक दांत को मेजर करता है। जब एक्सल घूमता है तो फोनिक बिल एक्सल में लगा हुआ रहता है, तो एक्सल का स्पीड मेजर करता है, सेंसर सेंस करके डिजिटली बता देता है। इसके बाद है फोनिक व्हील में 80 तीत होता है। फोनिक व्हील स्क्रू टाइटन टू टॉर्क वैल्यू ऑफ 21 न्यूटन मीटर, नंबर ऑफ स्क्रू 3 होता है उसमें फोनिक व्हील में, और ग्रेड होता है 10.9 ग्रेड का, ठीक है। और M8 बोल्ट होता है, M8 बोल्ट फोनिक व्हील, फोनिक व्हील। अब मान लीजिए ये फोनिक व्हील है हमारा, ये फोनिक व्हील और ये हमारा सेंसर है, ये हमारा ये फोनिक व्हील हो गया, ये हो गया सेंसर। और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.9 to 1.4 mm फॉर नोर एंड फेबली के लिए, सेबको के लिए 1 से लेकर 2 mm तक, ये दोनों का डिस्टेंस, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कितना दांत होता है, 80 तीत होता है, 80 तीत होता है। और इसी का स्पीड ये एक्सल में लगा रहता है, और एक्सल का स्पीड मेजर करते हैं, जिससे हम ट्रेन का स्पीड पता करते हैं, उसका सेव करते जाते हैं डेटा को। इसके बाद इसमें देखो फोनिक व्हील में 3 को नट लगा रहता है, 3 को नट रहता है, और ये नट जो होता है 8 M का रहता है, ठीक है। इसमें 21 न्यूटन मीटर का फोर्स लगा के इसको कसते हैं नट को। और ये जो ग्रेड होता है ये 10.9 ग्रेड का होता है, ठीक है, ग्रेड हो गया। अब बना होता है TVS का, LPS का, या फिर अम्ब्रेको का। किसका बना होता है, TVS का, TVS का, LPS का, या फिर अनब्रेको का, अनब्रेको का बना होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। M8 बोल्ट इसमें लगा रहता है, M8 बोल्ट, ठीक है। इसके बाद है एक्सल इंड नट, एक्सल इंड नट, एक्सल इंड नट जो लास्ट में इसको पैक किया जाएगा, पैक जो करते हैं इसका एक्सल इंड नट, वो होता है M20, ठीक है। इसमें लगाते हैं 200 न्यूटन मीटर। 3 नंबर बोल्ट इसमें भी लगता है, 3 गो बोल्ट, 3 बोल्ट। इसका 8.8 ग्रेड होता है, ठीक है। ये मेक रहता है अनब्रेको का, अनब्रेको का इसमें लगाते हैं, ठीक है। एक्सल इंड कप बोल्ट M16 का, एक्सल इंड कप बोल्ट रहता है M16 का, और 170 न्यूटन मीटर इसके ऊपर लगाते हैं। टॉर्क वैल्यू कंट्रोल आर्म ब्रैकेट, कंट्रोल आर्म जब कसा जाएगा, कंट्रोल आर्म का, कंट्रोल आर्म ब्रैकेट जब कसा जाएगा वो होगा 170 न्यूटन मीटर लगाएंगे कंट्रोल आर्म ब्रैकेट में, वो भी M16 लगाते हैं नट। उसके बाद टाइटनिंग टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है, टाइटनिंग टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है, ये भी लिख देते हैं थोड़ा सा, ये भी याद कर लीजिए अगर याद करना है तो। अगर बोल्ट M8 है तो 21 न्यूटन मीटर लगेगा। M10 बोल्ट है तो 40 न्यूटन मीटर लगेगा। M12 बोल्ट है तो आपको 70 न्यूटन मीटर लगाना पड़ेगा। M16 है तो आपको 170 न्यूटन मीटर लगाना पड़ेगा। M24 नट है तो आपको 590 न्यूटन मीटर लगाना पड़ेगा। M30 नट है तो आपको 1170 न्यूटन मीटर लगाना पड़ेगा। इस तरह से इसका रेंज है टाइटनिंग टॉर्क का, ठीक है। नोट ट्रांसमिट वर्टिकल फोर्स ट्रैक्शन सेंटर, वर्टिकल फोर्स ट्रैक्शन सेंटर ट्रांसमिट, ट्रैक्शन सेंटर
टेंशन सेंटर कोई भी वर्टिकल फोर्स ट्रांसमिट नहीं करता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एलएचबी का सारा क्वेश्चन लगभग इसमें हो गया है, और कुछ छूटा रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि ज्यादा से लोग लाभान्वित हो, सबको ये पता चल सके, सबको ये जानकारी मिल सके। जय हिंद।